दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा है और क्या चुनाव आयोग वास्तव में केंद्र सरकार की कठपुतली मात्र बनकर रह गई है और चुनाव आयोग को उसकी कमजोरी, उसका पक्षपाती रवैया और उसके दायित्व को लेकर 87 रिटायर्ड सिविल अधिकारियों द्वारा चुनाव आयोग को क्या नसीहत दी गई है और चुनाव आयोग को लिखे पत्र में क्या कुछ कहा है, इस पर चर्चा करने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के रैली में कही गई बातों की भी समीक्षा करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी चुनावी मंच से ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर भी अगर आ जाएंगे तो देश का संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के बार बार फटकार लगाने के बाद भी जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं कराएंगे। लेकिन आज ऐसी कौन सी स्थिति बन रही है जिससे प्रधानमंत्री मोदी को खुले मंच से खुद ही बोलना पड़ रहा है कि जम्मू कश्मीर को बहुत जल्द सामान्य राज्य का दर्जा दे करके चुनाव कराए जाएंगे। और अंत में बात करेंगे उस रिपोर्ट की जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी गरीबों, युवाओं, किसानों, महिलाओं के हित के नाम पर सत्ता में आई थी, लेकिन आंकड़े उसके बिल्कुल विपरीत है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पूर्व सिविल अधिकारियों की। दोस्तों, चुनाव आयोग को 87 रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों ने एक पत्र लिखकर चिंता जाहिर की है कि पिछले महीने की घटनाओं ने निर्वाचन आयोग के दायित्व को लेकर जनता के मन में संदेह बढ़ता जा रहा है, क्योंकि विपक्ष को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित किया जा रहा है और चुनाव आयोग चुप बैठी है। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग संविधान में निहित आदर्श और दायित्व से पीछे हट रही है तथा चुनाव के समय भी सभी दलों को समान अवसर न मिलना लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय से ही तमाम सिविल सेवकों ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। रिटायर्ड सिविल अधिकारियों ने यहां तक कह दिया कि आचार संहिता लगने के बाद वरिष्ठ विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी और विपक्षी दलों और विपक्षी नेताओं को आम चुनाव के दौरान परेशान करने वाला पैटर्न गंभीर चिंता का विषय है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन पर चुनाव आयोग कोई संज्ञान नहीं लेता है। उन्होंने चुनाव आयोग से यह भी कह दिया कि आचार संहिता के दौरान सभी एजेंसियों को अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए नियंत्रण में लाएं। साथ ही पिछले 70 साल में चुनाव आयोग का नेतृत्व करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा की गई शानदार विरासत को बनाए रखने का भी आग्रह किया। दोस्तों, सवाल यह है कि यह रिटायर्ड अधिकारियों का समूह न जाने कितने सरकारों के अंदर काम किए होंगे, न जाने कितने इलेक्शन कराए होंगे और न जाने कितने आचार संहिता के दौरान उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी किए होंगे। अगर इन रिटायर्ड सिविल अधिकारियों द्वारा चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा किया जाता है तो कहीं न कहीं यह बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। दोस्तों, उधर प्रधानमंत्री मोदी बाड़ामेर चुनाव प्रचार के दौरान कहे कि आज बाबा साहेब आम्बेडकर भी आ जाएं तो देश का संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं। सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी को यह बात क्यों कहनी पड़ रही है और क्यों विपक्ष यह कह रहा है कि संविधान बचाना है तो प्रधानमंत्री मोदी को रोकना होगा। दोस्तों, जिस संविधान के नीति निदेशक तत्व के तहत कहा गया हो कि सरकार को देश की संपत्ति का वितरण समान करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसके तहत यह भी कहा गया है कि कोई भी सरकार किसी भी धर्म का पक्ष कभी नहीं लेगा, तो क्या संविधान के उद्देश्यों के खिलाफ देश के धन का बहाव केवल पूंजीपतियों की तरफ नहीं हो रहा है और क्या वर्तमान सरकार केवल एक विशेष धर्म के पक्ष में झुकती हुई नहीं दिखाई दे रही है और देश के अंदर बनाए जाने वाले ज्यादातर महत्वपूर्ण कानून बिना चर्चा के, बिना बहस के, केवल अध्यादेश के आधार पर लागू नहीं किया जा रहा है। न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड को छुपाने सहित मामले क्या संविधान सम्मत दिखाई देते हैं। दोस्तों, जितना जरूरी है देश में संविधान का रहना, उससे भी कहीं ज़्यादा जरूरी है कि सरकार संविधान के दायरे में रहकर देश को चलाए। यह सरकार संविधान के दायरे में कितनी फैसला लेती है यह आपको भी पता है। और जिस सरकार को बार बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने को लेकर फटकार लगाई जाती थी और सरकार किसी न किसी बहाने से चुनाव को टालती जाती थी, क्या आज प्रधानमंत्री को भी महसूस होने लगा है कि यदि जम्मू कश्मीर के लोगों को सामान्य दर्जा देने का आश्वासन नहीं दिया जाएगा तो वहां पर एक भी सीटें निकालना मुश्किल हो जाएगा। और अंत में बात कर लेते हैं द क्विंट के उस रिपोर्ट की जिसमें साफ साफ कहा गया है कि मोदी सरकार गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के मोर्चे पर फेल हो चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में जितने भी बेरोजगार हैं उनमें से 83% युवा वर्ग के हैं। दूसरे कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार ज्ञान पर फोकस करने की बात कही थी, जिसमें जी से गरीब,
वाई से युवा, ए से अन्नदाता मतलब किसान और एन से नारी मतलब महिलाएं। लेकिन पिछले 10 वर्षों में अगर उनकी उपलब्धि देखें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 83% बेरोजगार युवा हैं जो ग्रेजुएशन या सेकेंडरी तक पढ़ाई भी किए हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सन 2000 में 35.2% बेरोजगार थे, जबकि 2022 में बढ़कर 65.7% बेरोजगार हो गए और जिनको रोजगार मिला भी है उनमें से 90% रोजगार असंगठित क्षेत्र में है। ऐसा क्षेत्र जहां न तो जॉब की गारंटी है, न ही फिक्स सैलरी की गारंटी है और ना ही पेंशन की गारंटी है। वहीं अगर किसानों की बात करें तो जो किसान क्लेम कर रहे हैं उनकी संख्या पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। जैसे 2016-17 में 581 लाख क्लेम किसानों द्वारा किया गया था, जो 2021-22 में बढ़कर 832 लाख हो गया। लेकिन सरकार ने जो बीमा क्लेम के बदले भुगतान किया उसमें गिरावट देखी गई। 2018-19 में किसानों को 28,651 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था, लेकिन 2021-22 में किसानों के क्लेम के तहत मात्र 14,716 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। मतलब एक तरफ फसल बीमा को लेकर किसानों का क्लेम बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसानों के क्लेम का भुगतान लगभग आधा कर दिया गया। वहीं महिलाओं पर बात करें तो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ 2020 में 4.25 लाख के लगभग आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन 2022 में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामलों की संख्या 4.25 लाख के ऊपर चली गई है। यह महिला सुरक्षा को लेकर एक गंभीर वास्तविकता पर प्रकाश डालती है। तो सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार में इसलिए धर्म को विशेष मुद्दा बनाकर चल रहे हैं क्योंकि अन्य मुद्दों पर वह फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं? और क्या इसीलिए विपक्ष देश के उन्हीं मूलभूत मुद्दों को उठा रही है जिस मुद्दों के दम पर मोदी सरकार सत्ता में आई थी?